एड्यूनोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के शासन की नींव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। जी हाँ, सेंटर स्टेट रिलेशंस। ये एक ऐसा विषय है जो एसएससी, यूपीएससी और दूसरी सरकारी परीक्षाओं के लिए आप जानते हैं कितना जरूरी है। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमारे पास एग्जाम गुरुजी स्पेशल एडिशन के कुछ शानदार नोट्स हैं। और इनमें कुछ ट्रिक्स भी हैं। हाँ, कुछ जादुई ट्रिक्स भी हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि इन नोट्स को हम स्लाइड बाय स्लाइड समझें, ठीक वैसे ही जैसे एक ऑनलाइन क्लास में समझा जाता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्लाइड 1, शुरुआत करते हैं संवैधानिक ढांचे से, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से। इन नोट्स के अनुसार केंद्र राज्य संबंधों का जिक्र संविधान के भाग 11 और भाग 12 में किया गया है। बिल्कुल। और ये विभाजन बहुत लॉजिकल है। देखिए, भाग 11 जो है वो विधायी मतलब लेजिस्लेटिव और प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधों से जुड़ा है। कानून कौन बनाएगा और लागू कौन करेगा। एग्जैक्टली। और भाग 12 पूरी तरह से वित्तीय यानी फाइनेंशियल रिलेशंस पर है, मतलब पैसे का मामला। अच्छा। और एक और इंटरेस्टिंग बात, भारत की ये जो संघीय शासन प्रणाली है, ये जो फेडरल सिस्टम है, इसका ढांचा कनाडा के संविधान से प्रेरित है। कनाडा से? अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, क्योंकि कनाडा का मॉडल एक मजबूत केंद्र की वकालत करता है और भारत के निर्माता ठीक यही चाहते थे। ठीक है, तो स्लाइड 3 पर आते हैं। इन संबंधों के 3 मुख्य स्तंभ, 3 पिलर्स ऑफ रिलेशंस। हाँ, ये हैं विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। जी। और संविधान में इनके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे विधायी संबंध है अनुच्छेद 245 से 255 तक। मतलब कानून कौन बनाएगा। सही। फिर है प्रशासनिक संबंध। हाँ। अनुच्छेद 256 से 263 तक। मतलब कानून लागू कौन करेगा। बहुत बढ़िया। हाँ। और फिर तीसरा वित्तीय संबंध, अनुच्छेद 268 से 293 तक। यानी पैसे और टैक्स का बंटवारा कैसे होगा। बिल्कुल। यही 3 आधार हैं। तो सबसे पहले स्लाइड 4, विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, कानून बनाने की शक्ति। ये कैसे बंटी हुई है। देखिए, ये बहुत ही साफ तरीके से बनती है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद मतलब पार्लियामेंट, हाँ। वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। और राज्य, और जो राज्य विधानमंडल हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, हाँ। वो सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं के भीतर ही कानून बना सकता है। ये तो सीधा है। पर उन विषयों का क्या जो कहीं लिखे ही नहीं है। बहुत अच्छा सवाल। मतलब जैसे आज के जमाने में साइबर सिक्योरिटी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण। इन्हें कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां या रेसिड्यूरी पावर्स। तो ये किसके पास है। अनुच्छेद 248 के तहत ये सभी शक्तियां संसद के पास होती हैं। मतलब केंद्र के पास। हाँ, एक बार फिर मजबूत केंद्र की झलक। जो किसी का नहीं, वो केंद्र का है। समझ गई। अब आते हैं स्लाइड 5 पर। 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। जी। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, इसमें 100 विषय है। ये सब राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे रक्षा, बैंकिंग, रेलवे। हाँ, रक्षा, बैंकिंग, रेलवे, विदेश मामले, इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र का है। ठीक है। और राज्य सूची? राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इसमें अब 61 विषय हैं। ये क्षेत्रीय महत्व के हैं, जैसे पुलिस, कृषि, जेल, पंचायती राज, इन पर सामान्यतः राज्य कानून बनाता है। और तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 52 विषय हैं। ये वो हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। बिल्कुल। जैसे शिक्षा, वन, विवाह, इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इन सूचियों को याद रखना हमेशा से थोड़ा मुश्किल रहा है। हाँ, इसीलिए इन नोट्स में स्लाइड 6, 7 और 8 में कुछ मजेदार ट्रिक्स दी गई हैं। चलिए देखते हैं। संघ सूची से शुरू करते हैं। संघ सूची की ट्रिक है, देश की रक्षा और पैसा केंद्र का काम है। अच्छा। इससे आपको रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग, जनगणना, ये सब आसानी से याद हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अब राज्य सूची की ट्रिक? राज्य सूची के लिए ट्रिक है, पुलिस और खेती गांव की जिम्मेदारी है। पुलिस और खेती? हाँ, इससे पुलिस, कृषि, लोक स्वास्थ्य, जेल और पंचायती राज जैसे विषय याद रहते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। और समवर्ती सूची के बारे में क्या?
यहाँ तो दोनों कानून बना सकते हैं, तो अगर विवाद हो जाए तो क्या होता है? ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विवाह और बिजली जैसे विषय आते हैं, है ना? जी। और अनुच्छेद 254 साफ-साफ कहता है कि यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में कोई विवाद होता है तो संसद यानी केंद्र का कानून मान्य होगा। राज्य का कानून उस हद तक शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्लाइड 9 प्रशासनिक संबंधों पर। मतलब केंद्र राज्यों को कैसे निर्देश दे सकता है? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। देखिए, केंद्र की जो कार्यकारी शक्ति है वो पूरे देश में है। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र राज्यों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दे सकता है कि वे संसदीय कानूनों का पालन करें। अच्छा। और इतना ही नहीं, अनुच्छेद 257 के तहत राष्ट्रीय महत्व के राजमार्गों या रेलवे के रखरखाव के लिए भी निर्देश दे सकता है। और अनुच्छेद 258? अनुच्छेद 258 के तहत केंद्र अपने कुछ कार्य राज्यों को सौंप भी सकता है, उनकी सहमति से। ये तो सहयोग की बात हुई, लेकिन जब राज्यों के बीच ही विवाद हो जाए तो? हाँ, ऐसा होता है। जैसा हम नदी जल विवाद के बारे में सुनते हैं। बिल्कुल। तो स्लाइड 10 इसी के बारे में है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके लिए दो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कौन कौन से? पहला है अनुच्छेद 262। ये खास तौर पर नदी जल विवादों यानी रिवर वाटर डिस्प्यूट से संबंधित है। इसमें संसद का निर्णय अंतिम होता है। और दूसरा? दूसरा है अनुच्छेद 263। ये अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल के गठन से संबंधित है। इसे कौन बनाता है? इसे राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है ताकि राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय बना रहे। इन नोट्स में एक बहुत अच्छी ट्रिक है इसके लिए। 262 में पानी, 263 में वाणी। हाँ, बिल्कुल सही। 262 में पानी का झगड़ा, 263 में वाणी यानी बातचीत से सुलझाना। ये तो कभी नहीं भूलेगा। चलिए, अब सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं। स्लाइड 11, वित्तीय संबंध, पैसा। फाइनेंशियल रिलेशंस। हाँ, अनुच्छेद 265 कहता है कि बिना कानून के कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। और केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा होता है। अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र राज्यों को सहायता, अनुदान, ग्रांट्स भी देता है। और हाँ, जीएसटी का प्रावधान भी अब अनुच्छेद 246A में है। लेकिन इस बंटवारे की सिफारिश कौन करता है? मतलब किस राज्य को कितना मिलेगा, ये कौन तय करेगा? इसी के लिए स्लाइड 12 हमारे पास है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। अनुच्छेद 280? अनुच्छेद 280, बिल्कुल। इसका गठन हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन होता है? इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ये एक अर्ध न्यायिक मतलब क्वाजी जुडिशियल निकाय है। और इसका मुख्य काम? इसका मुख्य काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे पर सिफारिश करना। अब आते हैं स्लाइड 13 पर, आपातकाल, इमरजेंसी। उस समय इन संबंधों पर क्या असर पड़ता है? आपातकाल के दौरान भारत का जो संघीय ढांचा है वो पूरी तरह से एकात्मक यूनिटरी हो जाता है। मतलब सारी शक्ति केंद्र के पास? सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल में केंद्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और राष्ट्रपति शासन? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, इसमें तो राज्य सरकारी बर्खास्त कर दी जाती है। और वित्तीय आपातकाल? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, इसमें तो वेतन में भी कटौती की जा सकती है। तो मतलब सामान्य समय में हम संघीय हैं और आपातकाल में एकात्मक। एकदम सही। समय समय पर केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कई आयोग भी बने हैं। स्लाइड 14 इसी के बारे में है। हाँ, बिल्कुल। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है 1969 की राजमन्नार समिति और सरकारिया आयोग। 1983 का सरकारी आयोग जो शायद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और 2007 का पुंछी आयोग। और ये क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं? जोनल काउंसिल्स? ये भी राज्यों के बीच सहयोग के लिए हैं, जो 1956 के एक अधिनियम से बनी। लेकिन ये संवैधानिक नहीं है, ये याद रखना जरूरी है। अच्छा, ये स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। सही। अंत में स्लाइड 15 में एक चीट शीट दी गई है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक साथ हैं। हाँ, ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें अनुच्छेद 248 यानी अवशिष्ट शक्तियां हैं। 262 नदी जल विवाद, 263 अंतर्राज्यीय परिषद, और 280 और 312। 280 वित्त आयोग और 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS। तो आज हमने केंद्र और राज्य संबंधों के संवैधानिक, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय
लगभग सभी पहलुओं को समझा। रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू।